Good morning, future officers. My name is Hitendra Chaudhary and I welcome to all of you to ITU classes. जो एस्पिरेंट्स हमारे पहले से सब्सक्राइबर्स हैं और अब बार बार हमारी वीडियोस देखते हैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा और जो एस्पिरेंट्स पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं एनालिसिस देखने के लिए उनका तहे दिल से वेलकम करता हूँ। दोस्तों आज है दिसंबर 3, 2021 फ्राइडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। एक बार थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं आज कौन कौन से टॉपिक पे हम लोग फोकस करेंगे। बेसिकली आज जो है 4-5 टॉपिक पे फोकस करेंगे जिसमें पहला रहेगा ओमिक्रॉन के बारे में, जिसमें हम लोग थोड़ा सा वैक्सीन्स के बारे में बात करेंगे। सेकंड टॉपिक आपका रहने वाला है डैम बिल के बारे में जिसको राज्यसभा में अभी पेश किया गया है। यहाँ पे आपको मैं कुछ पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में बताऊंगा। अगला टॉपिक हम लोग करने वाले हैं एक साइक्लोन के बारे में जो ओडिशा को हिट करने वाला है नेक्स्ट वीक में। फिर हम लोग पढ़ेंगे एक नई अपडेट के बारे में, तो इकोनॉमी सेक्शन से इसको पढ़ेंगे। उसके अलावा हम लोग एक चाइना वाले एस्पेक्ट को भी हमें पढ़ने वाले हैं जो हम आज के एडिटोरियल सेक्शन में कवर करेंगे कि चाइना की जो मैरीटाइम पॉलिसी है उसका इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वर्ल्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। उसके अलावा कुछ छुटपुट नुटपुट न्यूज़ हैं इधर उधर, वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। खैर ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, सीधा करते हैं काम की बात। तो फ्रंट पेज आपके सामने है इंडियन एक्सप्रेस का, आप सभी लोग पढ़ ही रहे होंगे, पीडीएफ आपके पास होगा। और अगर पीडीएफ आपको चाहिए और आपके पास नहीं है तो आप टेलीग्राम पे जाके और व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। देखिए सुनने में और पढ़ने में बहुत फर्क होता है। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे ना आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, इंग्लिश इंप्रूव होगी, सेंटेंस मेकिंग इंप्रूव होगी और ज़्यादा रिटेन कर सकते हो। और इसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। खैर वैसे तो न्यूज़ 2 दिन पुरानी है लेकिन फिर भी न्यूज़पेपर में आज दी गई है। कर्नाटका में भी फाइनली ओमिक्रॉन के 2 केसेस को डिटेक्ट कर लिया गया है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है? इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जिन 2 लोगों को अंदर ये मतलब पाया गया है, डिटेक्शन हुई है, उसमें से एक आदमी ने तो साउथ अफ्रीका से विजिट किया था लेकिन दूसरे आदमी की कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब ये है कि उस आदमी को वायरस जब हुआ है तो वो कहीं पे भी नहीं गया, तो फिर वो भैया इन्फेक्ट कैसे हो गया? इसका सीधा सा सिग्नल यही जाता है कि उसका इन्फेक्शन वो इसी वजह से हुआ है क्योंकि कम्युनिटी के अंदर ऑलरेडी ओमिक्रॉन वायरस फैल चुका है, तभी तो इन्फेक्ट हुआ है, अदरवाइज तो इन्फेक्ट नहीं होता। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो वैक्सीन है क्या वो वैक्सीन यहाँ पे असर करेगी? देखिए इंडिया में 3 वैक्सीन यूज की जाती हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक। अब ये जो वायरस है ना, ये जो आपका ये वाला कोरोना वायरस है, जो नया वेरिएंट आया है, इसके अंदर आपको पता है 30 म्यूटेशंस हैं, इवन मोर देन 30 म्यूटेशंस हैं। म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज। जब उसके आरएनएज वगैरह में चेंज हो जाते हैं और जब उसके आरएनए में चेंज होते हैं मतलब उसका करेक्टर चेंज होता है। वो करेक्टर कई तरीके का हो सकता है ना। जब किसी पर्टिकुलर आप स्कूल में एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे आपका करेक्टर चेंज होता है, कॉलेज में जाते हो करेक्टर चेंज होता है, यूपीएससी की तैयारी करते हो करेक्टर चेंज होता है। बेसिकली इसी तरह से वायरस होता है। जब इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 जितनी म्यूटेशंस होती रहती हैं उसका करेक्टर चेंज होने लगता है और जितना ज़्यादा उसका करेक्टर चेंज होगा हो सकता है वो और ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाए, हो सकता है वो और ज़्यादा वीक हो जाए, हो सकता है वैक्सीन का उसके ऊपर असर ना हो। ज़्यादातर साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि वैक्सीन जो अभी हम लोग दे रहे हैं शायद उसका इसके ऊपर ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन एक वैक्सीन ऐसी है जिसका इंपैक्ट उसके ऊपर पड़ सकता है, उसको कहा जाता है वीरियन बेस्ड वैक्सीन। एग्जाम के लिए याद कर लेना है। वीरियन बेस्ड जो वैक्सीन होती है दोस्तों, इसमें इनएक्टिवेटेड वायरस आपकी बॉडी में डाला जाता है। तो जब आपको वैक्सीन लगाई जाती है तो आपकी बॉडी में आपको क्या लगता है, क्या दवाई थोड़ी जाती है, आपकी बॉडी में वायरस डाला जाता है, लेकिन वो वायरस डेड होता है तो आपकी बॉडी को इन्फेक्ट नहीं करता है। लेकिन जब रियल वायरस आपकी बॉडी पे अटैक करता है तो आपकी बॉडी उस रियल वायरस को रिकॉग्नाइज कर सकती है और आपको प्रोटेक्ट कर सकती है। इंडिया में जो 3 वैक्सीन दी जा रही हैं इनमें से सिर्फ कोवैक्सीन ही एक ऐसी वैक्सीन है जो कि इस वीरियन बेस्ड वैक्सीन मेथोडोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब इसके अंदर जो है कोवैक्सीन के अंदर आपकी बॉडी में एक इनएक्टिवेटेड वायरस डाला जाता है। तो अभी तक स्टडी ने ऐसा कुछ सामने आया नहीं है लेकिन ऐसा माना जाता है कि शायद कोवैक्सीन ज़्यादा प्रोटेक्शन यहाँ पे दे सकती है। और कोवैक्सीन को आपको पता ही है कि कौन सी कंपनी ने बनाती है इसको, एक इंडियन कंपनी है बहुत ही फेमस
ज़रा नाम कमेंट सेक्शन में बता दो कि कोवैक्सीन को कौन सी कंपनी बनाती है। अभी तक फॉर्चुनेटली ऐसा देखा गया है अफ्रीका में कि जिन लोगों को ओमिक्रॉन हुआ है उनको बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स नहीं आए हैं। हालांकि ये ट्रांसमिशन बहुत जल्दी होता है, डेल्टा वायरस के कंपैरिजन में लगभग 500 गुना ज़्यादा तेजी के साथ फैलता है, लेकिन अभी तक बहुत सीवियर केस नहीं आए हैं फॉर्चुनेटली। तो इंडिया में अभी तक जो स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है उसको क्या कहते हैं? देखिए, इस तरह की चीज़ें आप एग्जाम में यूज कर सकते हो, जिसे कहा जाता है टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट। तो जो लोग एयरपोर्ट पे आ रहे हैं पहले तो आप उनको टेस्ट करिए, जिनके ट्रैवल हिस्ट्री है पहले उनको टेस्ट कीजिए, टेस्ट करने के बाद उनको ट्रैक कीजिए, मतलब वो कहाँ कहाँ मिले, किस किस से मिले, कहाँ से इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। एक बार जब आप ट्रैक कर लेते हो तो फिर आप उनको ट्रीट कीजिए। तो टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट, इस तरह की छोटी छोटी टर्म्स आप अपने एग्जाम में भी यूज कर सकते हो। तो फ्रंट पेज पे तक यही न्यूज़ थी और कोई खास न्यूज़ है नहीं। उसके अलावा अगले वाले पेज पे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग करेंगे पार्लियामेंट में, कभी भी विंटर सेशन चल रहा है तो उसके लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आती हैं। बूस्टर प्लान को लेके कोई ऐसी न्यूज़ अभी है नहीं, क्योंकि सरकार बूस्टर प्लान देने के मूड में नहीं है। बूस्टर डोज का मतलब ये होता है कि अगर आपने 2 डोज पहले वैक्सीन की ले दी जा चुकी हैं तो आपको एक तीसरी डोज भी दी जाएगी, तीसरी के बाद चौथी दी जाएगी, चौथी के बाद पाँचवीं दी जाएगी। क्योंकि वैक्सीन के थ्रू जो आपकी बॉडी इम्यून सिस्टम डेवलप करती है वो परमानेंट नहीं रहता है, लाइफ लॉन्ग, है ना। ऐसा नहीं है कि वो लाइफ टाइम गारंटी के साथ आता है। थोड़े समय के बाद आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो उसको दोबारा से स्ट्रॉन्ग करने के लिए तीसरी डोज दी जाती है। थोड़े समय के बाद जब वो वीक हो जाती है तो चौथी डोज दी जाती है। इनको ना बूस्टर डोज बोलते हैं। फिलहाल इंडियन गवर्नमेंट का ऐसा कोई मूड नहीं है बूस्टर डोज देने का। भैया हमारे पास जो पहले से पॉपुलेशन है आप उसको तो दे दीजिए, जब बचेगा बाद में तब बूस्टर डोज का सोचेंगे। तो फिलहाल ये मुद्दा विंटर सेशन में उठाया गया था। लेकिन जो हमारे लिए खास न्यूज़ है वो ये है, अभी राज्यसभा में एक डैम बिल को पास किया गया है जिसका नाम है डैम सेफ्टी बिल। 2 साल पहले यही सेम बिल लोकसभा में ऑलरेडी पास किया जा चुका है, लेकिन अब फाइनली इसको राज्यसभा में भी पास कर दिया गया है। आपको पता है कि एक बिल क्या होता है? बिल इज नथिंग बट अ प्रपोजल। जब ये बिल पार्लियामेंट में आता है तो इसको दोनों हाउस में पास किया जाता है, लोकसभा में और राज्यसभा में। जब दोनों जगह पे डिबेट डिस्कशन के बाद और वोटिंग के बाद इसको पास किया जाता है, उसके बाद ये कहाँ जाता है? ये जाता है प्रेसिडेंट साहिब के पास। और प्रेसिडेंट क्या करते हैं? इसके ऊपर अपने ऐसे सिग्नेचर करते हैं। सिग्नेचर करने के बाद ये बिल क्या बन जाता है? ये कानून बन जाता है, ये एक्ट बन जाता है। एक बार एक्ट बनने के बाद फिर क्या होता है? फिर सरकार जो है अपने एग्जीक्यूटिव के साथ मिलके उसके लिए रूल्स, रेगुलेशंस और गाइडलाइंस तैयार करती है। उन गाइडलाइंस और रूल्स के बेसिस पे फिर उसको फाइनली इंप्लीमेंट किया जाता है। तो ये पूरे का पूरा प्रोसीजर होता है। तो फाइनली ये डैम सेफ्टी बिल को पास कर दिया गया। अभी इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, इंडिया में बहुत सारी इंटर स्टेट रिवर्स हैं और उन रिवर्स के ऊपर बहुत सारे ऐसे डैम बनाए गए हैं जो अंग्रेजों ने बनाए थे। और आज भी लोग ना बड़े एकदम ना गर्व के साथ कहते हैं कि अरे अंग्रेजों के बनाए हुए पुल आज भी इतने ही समय तक चलते हैं। आजकल के द्वारा इंजीनियर्स के द्वारा बनाए गए पुल तो 10 साल भी नहीं चलते हैं। तो ऐसे अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारे बिल बनाए गए हैं, डैम बनाए गए हैं जो काफ़ी कमज़ोर हैं, जिनकी टूटने की कंडीशन में है और किसी भी समय वो डैमेज क्रिएट कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। इसका एक एग्जाम्पल है मुल्लार पेरियार डैम। मुल्लार पेरियार डैम जो कि 126 साल पुराना है। और ये कहाँ पे पड़ता है? वैसे तो ये केरला के अंदर में पड़ता है, लेकिन इसको मैनेज कौन करता है? तमिलनाडु इसको मैनेज करता है। मुल्लार पेरियार डैम पिछले दिनों भी काफ़ी कंट्रोवर्सी में था, वैसे तो हमेशा ही कंट्रोवर्सी में रहता है, क्योंकि ये पेरियार रिवर के ऊपर बना हुआ है और वहाँ पे पेरियार आपका टाइगर रिजर्व भी है ना, वो सब आपको चीज़ें पता हैं। मुल्लार पेरियार डैम को लेके हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। अब मुल्लार पेरियार डैम 126 साल पुराना है तो इसके टूटने के आसार हैं, तो इसकी सेफ्टी को लेके काफ़ी कंसर्न है। केरला का कहना है कि भैया आप मुल्लार पेरियार डैम को तोड़ दीजिए, इसकी जगह पे एक नया डैम बनाइए क्योंकि इसकी सेफ्टी की दिक्कत है। अब इसी तरह के बहुत सारे डैम इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, तो जिसके लिए सरकार ये कानून लेके आई है। इसके तहत क्या किया जाएगा? कुछ खास चीज़ें की जाएंगी, जैसे नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी बनाई जाएगी। इसका काम होगा कि ऐसी गाइडलाइंस को इंश्योर करना कि इसको सब लोग फॉलो करें। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाया जाएगा। उसके अलावा एक नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी भी बनाई जाएगी, जो एक रजिस्टर मेंटेन करेगी, जिसके तहत इंडिया में जितने डैम हैं उनकी कंडीशन क्या है, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, है ना, सेफ्टी मेजर्स वगैरह वो सब कुछ देखने वाली हैं। उसके अलावा सरकार को वो रिकमेंडेशन भी देंगी, भैया आप क्या करिए क्या ना करिए। वो एक कमेटी बनाई जाएगी। अब सुनने में तो आपको बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी हैं वो
इसको लेके प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। सबसे बड़ी बात उनका कहना है कि पहली बात तो कि ये जो डैम एंड ऑल दैट है ये सब स्टेट का मैटर है ना, स्टेट सब्जेक्ट है, तो भैया सेंटर यहाँ पे क्या कर रहा है, तो सेंटर को इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन अपोजिशन पार्टी की एक और डिमांड है, उनका कहना है कि यह बिल कहाँ पहुंचना चाहिए, सिलेक्ट कमेटी के पास जाना चाहिए। तो सिलेक्ट कमेटी से पास होने के बाद ये पार्लियामेंट में आना चाहिए, तब पार्लियामेंट में वोटिंग इस पे होनी चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे सर ये सेलेक्ट कमेटी क्या है। देखिए सिलेक्ट कमेटी ना एक पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, देखो आपको दिखा देता हूँ, मटेरियल अपने पास सब है। सिलेक्ट कमेटी ना दोस्तों एक पार्लियामेंट्री कमेटी होती है। देखिए पार्लियामेंट तो 3 सेशन होते हैं, आप सबको पता है। अब पार्लियामेंट साल भर तो नहीं बैठती है, पार्लियामेंट के मेंबर्स ना वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं, काम करते हैं। लेकिन पार्लियामेंट का काम 24 घंटे चलता है और 12 महीने चलता है। तो पार्लियामेंट का बहुत सारा काम पार्लियामेंट के सेशन जब बंद होता है तो पर्दे के पीछे चलता है, क्योंकि बहुत सारा काम होता है, इतना बड़ा देश है, बिलियंस ऑफ लोग हैं। उसके लिए ये पार्लियामेंट्री कमिटीज बनाई गई हैं ताकि पार्लियामेंट के काम को थोड़ा सा इजी बनाया जा सके। पार्लियामेंट्री कमेटी वाला जो पूरा का पूरा आइडिया है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से आया, वैसे भी हमारा पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटिश से ही हम लोगों ने अडॉप्ट किया एज इट इज, तो वहां से आया है। अब इन पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर कौन होता है, देखिए पार्लियामेंट्री कमेटी आपकी लोकसभा में भी हो सकती है, पार्लियामेंट्री कमेटी राज्यसभा में भी होती है, और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी होती है जिसमें लोकसभा राज्यसभा के थोड़े थोड़े मेंबर होते हैं। तो जैसे मान लो सरकार ने कोई बिल इंट्रोड्यूस किया तो ये बिल जो है फिर वो कमेटी के पास जाएगा। इस कमेटी के में कुछ मेंबर होते हैं, एक्सपर्ट लोग होते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, अमेंडमेंट सजेशन करते हैं, फिर वो बिल दोबारा से सरकार के पास जाता है। वो सरकार की मर्जी है उसको अडेप्ट करे अमेंडमेंट्स को या ना करे, बेसिकली ये प्रोसीजर होता है। पार्लियामेंट्री कमेटी इंडिया में जो है आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 118(1) के अंदर में इसको किया जाता है। अब हमारे यहाँ पे 2 तरह की पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी और एक होती है एड हॉक कमेटी। दोस्तों स्टैंडिंग कमेटी जो होती है ना ये परमानेंट कमेटी होते हैं, मतलब इनका नेचर जो है परमानेंट होता है, हमेशा रहती हैं। लेकिन एड हॉक कमेटी जो है टेम्परेरी कमेटी होती हैं। अब परमानेंट कमेटी का जैसे फाइनेंशियल कमेटी हो गया, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी हो गया, हमारे पास 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी हैं, कमेटी ऑन इंक्वायरीज एंड ऑल दैट, इस तरह की कुछ कमेटी होती हैं। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है और आपको पढ़ना भी चाहिए तो लक्ष्मीकांत में एक स्पेशली अलग से चैप्टर दिया हुआ है पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को लेके, वहाँ पे जाइए, हर पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में पढ़िए, उसका फंक्शन क्या है, एम क्या है, उसके अंदर कौन कितने मेंबर होते हैं, उसका कौन हेड होता है, आपको वो जरूर जरूर पढ़ना चाहिए। यहाँ पे तो हम लोग डिटेल में नहीं कर सकते, लेकिन आप लक्ष्मीकांत में जाके पढ़ सकते हो। उसके अलावा एड हॉक कमेटी भी हमारी, एड हॉक कमेटी में जैसे आपकी एक इंक्वायरी कमेटी होती है, ठीक है, एक इंक्वायरी कमेटी होती है। इंक्वायरी कमेटी में जैसे आपको मैंने पहले बता दिया कि परमानेंट नेचर होता है, जब एक बार इसका काम खत्म हो जाता है तो एड हॉक कमेटी को डिसमेंटल कर दिया जाता है। एक दो एग्जांपल आपको दे देता हूँ, जैसे जब 2G स्कैम हुआ था तो 2G स्कैम की इंक्वायरी के लिए एक एड हॉक कमेटी बनाई गई थी। जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ था 1990s में तब भी एक एड हॉक कमेटी बनाई गई थी। तो इस तरह की एड हॉक कमेटीज होती हैं। तो बेसिकली डैम बिल को लेके अपोजिशन पार्टी यही डिमांड कर रही है कि भैया आपको राज्यसभा में पास करने से पहले इसको सिलेक्ट कमेटी को भेजना चाहिए था, उसके बाद अब इसको पास करते तो शायद हमें उतनी दिक्कत नहीं होती। अभी हमें इसमें थोड़ी सी दिक्कत है। चलिए, तो ये तो आगे आज का एडिटोरियल सेक्शन हो गया जिसको हम लोग अलग से करेंगे सबसे बाद में। उसके अलावा आज का जो एक्सप्लेन्ड सेक्शन है, कहाँ गया हमारा एक्सप्लेन्ड सेक्शन, ये रहा। एक्सप्लेन्ड सेक्शन में क्या बोलता है, व्हाट इज ART, ये आर्ट नहीं है, ART है, सरोगेसी बिल। इसके बारे में हम लोगों ने कल वाले न्यूज़पेपर में भी पढ़ा था, क्योंकि अभी फाइनली ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल इसको पास कर दिया गया है लोकसभा में। तो इस बिल के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने कल वाला नहीं देखा एनालिसिस तो वहाँ पे जाके इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ सकते हो। लेकिन अगर मुझे समय लगेगा तो इसके लिए मैं अलग से भी वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं शायद इसकी ज़रूरत है, क्योंकि कल हम लोगों ने इसको ठीक ठाक डिस्कशन कर लिया था। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब देखिए, असिस्टेड का मतलब होता है हेल्प करना, है ना। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ, और टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी हो गया, रेगुलेशन मतलब उसको कंट्रोल करना। तो हमारे पास कई ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जिसके तहत चाइल्ड बर्थ में हेल्प की जाती है। जैसे आपके पास IVF होता है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टेक्नोलॉजी की मैटर है। तो ऐसे बहुत सारे क्लिनिक्स हैं इंडिया में जो उस टेक्नोलॉजी की हेल्प से बच्चे पैदा करते हैं। अगर किसी को बेबी नहीं हो रहा है, उनको बच्चे पैदा किए जाते हैं, उनके लिए वो सारी चीज़ें, जो हस्बैंड होते हैं, वाइफ होते हैं, वो अपने जो एग्स होते हैं वो एग्स किसी को डोनेट कर सकते हैं, फिर वो बच्चा आ जाता है वहाँ से। सरोगेसी में भी इसी तरह से होता है ना। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी को सरकार बेसिकली अभी फाइनली रेगुलेट करना चाहती है, ताकि ऐसे जो क्लिनिक्स हैं, जो ऐसे बैंक्स हैं,
उनको रेगुलेट किया जा सके। बैंक का मतलब ये अलग तरह के बैंक होते हैं, जैसे स्पर्म बैंक होता है ना, जो विकी डोनर मूवी आपने देखी होगी, उस तरह के बैंक होते हैं। तो जहाँ पे डोनेट करते हैं लोग अपने एग्स और स्पर्म्स, इसको रेगुलेट करने की यहाँ पे बात चल रही है। इसमें जो है नेशनल लेवल पे नेशनल बोर्ड बनाया जाएगा और नेशनल रजिस्ट्री बनाई जाएगी, जिसमें सब क्लिनिक्स वगैरह की डिटेल रखी जाएगी। अब यहाँ पे लेके थोड़ा सा अपोजिशन भी है, होना भी चाहिए। अपोजिशन ये है कि इसमें तो एलजीबीटी जो कम्युनिटी है उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया है, तो उसके लिए यहाँ पे कोई प्रोविज़न नहीं है। सपोज करिए, मान लो कोई कोई लेस्बियन कपल है, गे कपल है, या कोई और एलजीबीटी कम्युनिटी से लोग हैं, अगर वो पेरेंटहुड एंजॉय करना चाहते हैं, अगर वो पेरेंट्स बनना चाहते हैं, तो भैया वो कैसे बनेंगे? उनको भी तो अधिकार होना चाहिए, है ना, इस तरह से बेबी और सरोगेसी से या फिर किसी और तरीके से टेक्नोलॉजी से। तो उसका कोई मेंशन इसमें नहीं किया गया है। उसके अलावा जो सिंगल मदर हैं, मान लो कोई कोई लेडी है, वो अनमैरिड है, वो अनमैरिड रहना चाहती है अपनी मर्जी से, लेकिन वो बच्चा भी चाहती हैं, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में वो डोनेट कर सकती हैं अपने एग को, और बच्चा उनको हो सकता है थ्रू सरोगेसी, लेकिन उनको भी इग्नोर कर दिया गया इस बिल में। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको इग्नोर कर दिया गया है, जैसे सिंगल फादर को इग्नोर कर दिया गया है। वैसे भी सिंगल फादर का हमारे यहाँ पे कंसेप्ट ये होता है, अगर कोई सिंगल फादर है तो वो किसी बेबी गर्ल को अडॉप्ट नहीं कर सकते, बेबी बॉय को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ समस्याएं थी इस बिल में। कल वाले एनालिसिस में हम लोगों ने उसको अच्छे से कवर किया है, तो कब वो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। उसके अलावा अगला जो टॉपिक है ये देखिए, हाँ, डैम बिल वाला हम लोगों ने कर लिया है। मुल्लारपुरिया डैम मैंने यहाँ पे बताया। मुल्लारपुरिया डैम को अगर आपने अलग से पढ़ना है तो उसके लिए एक अलग से वीडियो हम लोग बना चुके हैं। मुल्लारपुरिया डैम ये हम लोगों ने अक्टूबर के महीने में बनाई थी। इसका डिस्क्रिप्शन भी आपको दे दूंगा, जाके वीडियो को ज़रूर देखें। इस मैटर को हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। देखिए, पिछले यही फ़ायदा होता है ना लगातार न्यूज़पेपर एनालिसिस देखने का, पिछले सारे टॉपिक आपके साइड बाय साइड कवर हो जाते हैं। खैर, अगली न्यूज़ पे आते हैं। अगली न्यूज़ है आपकी साइक्लोन्स को लेके। ओडिशा में अभी साइक्लोन हिट करने वाला है, और ओडिशा के फार्मर्स की यहाँ पे काफ़ी समस्या हो गई है, क्योंकि अभी अभी वो पैडी कल्टीवेशन को हार्वेस्ट करने वाले हैं। तो जब साइक्लोन आएगा तो प्रॉब्लम होगी ही। तो ये जो साइक्लोन आएगा इसको कहा जाता है JAWAD, मतलब जावड इसका नाम है, और ये ओडिशा कोस्ट को हिट करेगा, क्योंकि अंडमान सी में इस समय लो प्रेशर बन रहा है। तो जब लो प्रेशर बनता है तो साइक्लोन बनते हैं, ठीक है। इस तरह से साइक्लोन बनते हैं लो प्रेशर में। हाई प्रेशर में कभी भी साइक्लोन्स नहीं बनते, हाई प्रेशर में एंटी साइक्लोन्स बनते हैं। और इंडिया में जो आता है ये हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, क्योंकि इंडिया की जो लोकेशन है वो ट्रॉपिकल लोकेशन है। थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये इंडिया में यहाँ पे आता है, तो बे ऑफ बंगाल में आएगा और वो इससे उड़ीसा को हिट करेगा। अगर हम लोग इंडियन ओशन की बात करें या फिर स्पेशली इंडिया की बात करें, तो बे ऑफ बंगाल में काफ़ी ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं एज कंपेयर टू अरेबियन सी। इसका कारण क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि पास्ट में हम ये कर चुके हैं अच्छे से। अगर ये टॉपिक अभी आपको मैं कराने लगूंगा तो काफ़ी समय लंबा हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन आते हैं एज कंपेयर टू अरेबियन सी। और ये जो जितने भी ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं जो इस ट्रॉपिकल रीजन में जनरेट होते हैं, इनकी डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा ईस्ट टू वेस्ट होती है। ये हमेशा ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि यहाँ पे आपकी ट्रेड विंड्स चलती हैं, तो ये ट्रेड विंड को ही फॉलो करते हैं इस तरह से, इसलिए ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं ना दोस्तों, इसके अलग अलग नाम होते हैं। करेक्टर मोस्टली सेम ही होता है, लेकिन नाम अलग अलग होते हैं। जैसे कैरेबियन आइलैंड्स में इसको हरिकेन कहा जाता है ना। साउथ चाइना सी में इसको टाइफून कहा जाता है। इंडियन ओशन में इसको सिंपली ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली कहा जाता है। तो अलग अलग इसके जो है नाम होते हैं। तो ये है हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम कैसे रखा जाता है? ऑलरेडी ये तो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था या शायद 14 में, कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का नाम कैसे रखा जाता है। इसके लिए भी हम लोगों ने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप यहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो ये उसका थंबनेल है, आप इस जाके वीडियो को देख सकते हो। उसके अलावा ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं, टेम्परेट साइक्लोन क्या होते हैं, कैसे ओरिजिनेट होते हैं, क्या उनके बीच में डिफरेंस होता है, इसके लिए भी ऑलरेडी चैनल में काफ़ी समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, आप इसको जाके भी देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद किसी तरह का कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बता सकते हो, तो वो आपको कमेंट सेक्शन में उसको क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। एडिटोरियल सेक्शन वाली जो न्यूज़ है तो हम थोड़ा एंड में ही करेंगे। एक छोटी सी न्यूज़ और है हमारे यहाँ पे, वो है किसको लेके, इकोनॉमी सेक्शन से। देखिए,
अगर आप बड़ी सिटीज़ में रहते हो, अगर वहाँ पे ओला, उबर चलती हैं, तो आप क्या करते हो? ओला, उबर करने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है ना ओला, उबर की, वहाँ पे जाके आप उसको बुक करते हो। लेकिन अभी उबर ने व्हाट्सएप के साथ डील किया है, तो फ्यूचर में अगर आपको उबर बुक करनी है तो वो अपने व्हाट्सएप से भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी तक जो है सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही इसको यूज़ किया जाएगा और आप सिर्फ कैश पेमेंट कर सकते हो बेसिकली। अभी का लिए फीचर ये है, शायद फ्यूचर में ये अपडेट हो जाए। एग्ज़ाम के लिए कोई खास चीज़ ये नहीं है। कभी कभार मेंस में कोई क्वेश्चन आ जाता है टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, एप्लीकेशन एंड ऑल दैट, उसमें आप इस तरह की चीज़ें बेसिकली बता सकते हो, ठीक है। चलिए, अब बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल सेक्शन में। हालांकि आई वुड नोट से कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई बार एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। इन द बैकड्रॉप ऑफ द राइजिंग चाइनाज ग्रोइंग मैरीटाइम कैपेसिटीज, डिस्कस द विद एग्जांपल्स द इम्पैक्ट ऑन इंडियाज मैरीटाइम गोल। मतलब भैया ऐसा है कि चाइना की काफ़ी समय से मैरीटाइम कैपेसिटी, मतलब उसकी नेवल पावर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। एग्जाम्पल देके बताइए कि कैसे बढ़ रही है, और आप ये भी बताइए कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन इंडिया। इस तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, 150 वर्ड या 250 वर्ड में पूछ सकता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाई चाइना हैज बीन फोकसिंग ऑन द अग्रेसिवली स्ट्रेंथनिंग इट्स नेवल पावर। क्या कारण है कि चाइना अपनी नेवल पावर कितना स्ट्रेंथन कर रहा है? पहला तो पार्ट ये हो गया। फिर कहते हैं ब्रीफली डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑन इंडिया एज अ रीजनल पावर। अब देखिए, कंटेंट इनका सेम है, क्वेश्चन पूछने की लैंग्वेज और तरीका अलग अलग होता है। इसी सेम कंटेंट से वो आपसे 3-4 तरह से और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो घबराना नहीं है। टॉपिक अगर आपने प्रिपेयर किया हुआ है तो फिर आप आराम से उस क्वेश्चन को लिख सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एडिटोरियल के अंदर एक्चुअली वो कह रहा है। देखिए, इस एडिटोरियल की शुरुआत यहाँ से हुई। यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसकी कैपिटल कौन सी है जरा कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, यूएई की कैपिटल। अब अमेरिकन कुछ सैटेलाइट ने कुछ पिक्चर क्लिक करी और उसने ये पाया कि यूएई के अंदर चाइना एक सीक्रेट चाइनीज मिलिट्री फैसिलिटी बना रहा है। हालांकि चाइना ने ये कहा है कि भैया कोई सीक्रेट नहीं है, और वैसे भी सोच के देखो, यूएई चाइना को अपने कंट्री में सीक्रेट मिलिट्री बेस फैसिलिटी थोड़ी बनाने देगा। है ना, यूएई एक सोवरेन कंट्री है ना, और वो यूएसए के भी काफ़ी क्लोज हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, तो अमेरिका ने कहा कि वहाँ पे अपनी फैसिलिटी बना रहा है। अब इससे अमेरिका का जो डिफेंस और अमेरिका की पॉलिटिक्स के अंदर थोड़ी सी हलचल पैदा होने लगी कि अरे आप कैसे बना सकते हो, दुनिया को बताना चाहिए था, आप ये गलत कर रहे हो। चाइना ने कहा भैया मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि चाइना के एक एडमिरल थे जिनका नाम था एल्फ्रेड थैयर माहन। इन्होंने कहा था कि अगर किसी भी कंट्री को अपनी ट्रेड को प्रोटेक्ट करना है तो उसकी अपनी नेवल पावर को बढ़ाना पड़ेगा। तो चाइना ने कहा मैं तो आपके ही ऑफिसर को फॉलो कर रहा हूं। अब ब्रिटेन ने भी इसमें ऑब्जेक्शन किया। अब सोच के देखिए, ब्रिटेन मतलब कौन किस लिहाज से ऑब्जेक्शन कर रहा है। भैया 18 सेंचुरी में, 19 सेंचुरी में ब्रिटेन की जो रॉयल नेवी थी उसने पता नहीं कितनी कंट्री में अपने नेवल बेस बनाए। सिंगापुर में बनाया, मॉरिशस में बनाया, साइप्रस, माल्टा, जिब्राल्टर, फोकलैंड, फिजी, हांगकांग और भी दुनिया जगह। भैया जब आप मिलिट्री बेस बना सकते हो, नेवल बेस, तो हम क्यों नहीं बना सकते? जब आपके पास पावर थी तो आपने बनाया, आज मेरे पास पावर है तो मैंने बनाया। आपने जिस पर्पज के लिए बनाया मैं भी उसी पर्पज के लिए बना रहा हूं, है ना। तो आप तो ऑब्जेक्शन मत ही करिए कम से कम। तो ये कहना है चाइना का इन कंट्रीज को, और यही बात इस एडिटोरियल में भी कही गई है। अब बात यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप इतने हैरान क्यों हैं? चाइना कोई छुप के थोड़ी कर रहा है। 2019 में चाइना ने खुद अपनी कंट्री में एक डिफेंस व्हाइट पेपर रिलीज किया था, जिसमें उन्होंने खुद कहा था कि हम लोग अपनी सी फोर्स को डेवलप करेंगे ताकि हम लोग अपनी ट्रेड को प्रोटेक्ट कर सकें। चाइना ने सबके सामने ऐलान किया था। 2006 में भी चाइना ने यही बोला था, 2019 में भी चाइना ने यही बोला। उसके अलावा 2012 में भी जब वहां के जनरल सेक्रेटरी हु जिनताओ थे, उन्होंने भी यही कहा कि इस समय आ गया है जब हम लोग चाइना को एक मिलिट्री मैरीटाइम ग्रेट पावर बनाएंगे और हम लोग अमेरिका से कंपीट करके अमेरिका से भी आगे जाएंगे। चाइना ये बात खुल के बोल रहा है, पता नहीं इनको हैरानी क्यों हो रही है अमेरिका ब्रिटेन को। एक चीज यहां पे ये है। दूसरी बात, चाइना को इस चीज की जरूरत भी है। क्यों?
क्योंकि चाइना का जो ट्रेड है वो पूरी तरह से सीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर उसको अपने ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट करना है तो चाइना की नेवल पावर स्ट्रांग होनी ही चाहिए। अब इसका एग्जांपल कुछ आपको दिखाते हैं, मतलब शुरुआत कहां से होती है। 1990s तक चाइना की जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल बैकवर्ड इंडस्ट्री थी, लेकिन 2000 के बाद चाइना की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया, स्पेशली 2010 के बाद। इसका कुछ एग्जांपल आपको देता हूं। देखिए, वैसे सबको पता है कि चाइना बहुत फास्ट काम करता है, हालांकि उनकी क्वालिटी के ऊपर आप क्वेश्चन मार्क उठा सकते हो, लेकिन क्वांटिटी के ऊपर कभी नहीं उठा सकते, है ना। खूब एकदम दम के काम करता है। अरे भैया, 48 घंटे में बिल्डिंग बना देता है ना। 5 दिन में ब्रिज बना देता है, बहुत फास्ट काम करता है। इसका एग्जाम्पल आपको देता हूँ। चाइना का जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था जो चाइना ने बनाया, जिसका नाम है शैंडोंग, चाइना ने उसको सिर्फ और सिर्फ 4 साल में बना दिया। आपको पता है कि एयरक्राफ्ट बनाने में इंडिया को कितने साल लगे? इंडिया को लगे लगभग 12 से ज़्यादा साल लगे हैं। ब्रिटेन, अमेरिका को भी अपना एयरक्राफ्ट बनाने में कम से कम 7-8 साल लगते हैं। आप देख रहे हो चाइना की स्पीड। चलिए, ये एग्जांपल काफ़ी नहीं है तो एक एग्जांपल और देता हूँ। चाइना को जो अपना पहला फ्रीगेट बनाने में पता है कितना समय लगा? ओनली 24 मंथ्स, मतलब 2 साल। इंडिया को इसको ही बनाने में लगे 7 से 9 साल। आप समझ रहे हो चाइना कितना फास्ट फॉरवर्ड काम कर रहा है। और और चाइना सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड ही काम नहीं कर रहा है, चाइना उनकी संख्या भी बढ़ा रहा है। अकॉर्डिंग टू बेल्ट और एंड रोड इनिशिएटिव और मैरीटाइम सिल्क रूट, चाइना अपनी मिलिट्री और नेवल पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। देखिए, 2021 में पेंटागन ने चाइनीज मिलिट्री पावर रिपोर्ट निकाली थी, जिसमें कहा गया था कि चाइना के पास इस समय 355 प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें आप सबमरीन्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, एंड ओशन फ्रिगेट्स हैं, एम्फीबियस शिप्स हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं। और उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि 2030 तक चाइना के अंदर जो है 460 प्लेटफॉर्म्स होंगे, जो कि दुनिया की किसी भी कंट्री से ज़्यादा हैं। क्वालिटी भी आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर सकते हो, लेकिन क्वांटिटी में दुनिया के सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स चाइना के पास होने वाले हैं अगले 8-10 सालों में, विदाउट एनी डाउट, क्योंकि चाइना बहुत अग्रेसिवली यहाँ पे काम कर रहा है। अब यहाँ पे आते हैं इंडिया वाले सेक्शन पे। देखिए, 1498 में कालीकट में वास्को डी गामा भाई साहब आए थे, जिसके बाद यूरोप और ब्रिटेन का डोमिनेंस इंडिया में रहा आने वाले लगभग 400 सालों तक। अब इसका कारण आपको पता क्या है? इसका कारण यह नहीं है कि इंडिया कमजोर था, इसका कारण यह है कि इंडिया ने अपनी नेवल पावर के ऊपर फोकस ही नहीं किया। हम सिर्फ लैंड के ऊपर ही फोकस करते रहते थे, क्योंकि हमें लैंड से खतरा होता था। हम लोगों ने कभी नेवल के ऊपर फोकस ही नहीं किया। हाँ, हम नेवल का यूज करते थे, लेकिन उसको एज अ मतलब डिफेंस नहीं करते थे, ट्रेड के लिए करते थे। तो जब इंडिया ने तो इंडिया की भी कमजोरी थी ना, वो इंडिया की दुखती रग थी, जिसका फायदा किसने उठाया? ब्रिटेन ने उठाया, फ्रांस ने उठाया, यूरोपियन पावर्स ने उठाया। अब चाइना को ये चीज पता है, इसीलिए फ्यूचर में चाइना का डिफेंस वीक ना हो, इसलिए चाइना अपनी नेवल कैपेसिटी को बढ़ा रहा है। अब जब देखिए भैया, जब आपका पड़ोसी स्ट्रांग होगा तो आपके घर में भी हलचल होगी, और स्पेशली ऐसा पड़ोसी जिसकी आपसे का साथ झगड़ा होता है। तो चाइना जब अपनी नेवल पावर कितना बढ़ा रहा है तो इंडिया का इसके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा? देखिए, सोचने की बात है। इंडिया हैज नीदर द इकोनॉमिक and industrial wherewithals nor the need to compete in the naval arms race with China। देखिए, ना तो इंडिया की इकोनॉमिक कैपेसिटी है, ना इंडिया की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है चाइना से compete करने की, और ना ही इंडिया को जरूरत है चाइना से compete करने की। ये भी बड़ी बात है। चाइना से हम लोग compete नहीं कर रहे हैं, चाइना इस समय अलग गेम में खेल रहा है, वो यूरोप के साथ और अमेरिका के साथ पंगा ले रहा है, जबकि इंडिया को इतना ज़्यादा पंगा लेने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वो तो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं। तो इंडिया को इतनी ज़रूरत भी नहीं है। भैया, चाइना की ट्रेड इंडिया की ट्रेड से 5-7 गुना ज़्यादा है, तो इसका मतलब उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन भी चाहिए। तो पहली बात, इंडिया को नीड भी नहीं है, लेकिन इंडिया को फिर भी अपनी कैपेसिटी को यहाँ पे इंप्रूव करने की ज़रूरत है। इसका एक बहुत शानदार तरीका क्या हो सकता है? एक तरीका तो ये हो सकता है कि इंडिया का जो नेवल बजट है ना, उसको हम बढ़ाएं। इंडिया का इस समय जितना भी डिफेंस बजट है, उसका 12% जो है वो नेवल फोर्सेस को जाता है। तो फ्यूचर में इसको 18 से 20% करने की जरूरत है।
मतलब अगर आप चाइना से कंपेयर कर ही नहीं सकते, चाइना का नेवल बजट इतना हमारे टोटल डिफेंस बजट से भी ज़्यादा है, तो उसका आर्मी और एयरफोर्स वाला तो आप छोड़ ही दीजिए। लेकिन इंडिया को हम लोग नेवल के ऊपर फोकस कर सकते हैं अगर हम लोग अपने ओवरऑल डिफेंस बजट को थोड़ा सा इंक्रीज करें, तो एक अच्छा तरीका हो सकता है। एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अपने पड़ोसियों के साथ हम लोग अच्छे रिलेशंस बनाएं, जैसे मेडागास्कर के साथ, है ना, सोकोत्रा के साथ, कोमोरोस के साथ, आइगेलेगा के साथ, मॉरिशस के साथ, ईरान के साथ, जैसे चबाहर पोर्ट हम लोग बना रहे थे वहाँ पे। तो इंडिया अगर अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिलेशन बनाएगा और अगर हम भी अपने पड़ोस में नेवल बेस बना लेते हैं तो हम लोग चाइना को काउंटर कर सकते हैं। उसके अलावा एक स्ट्रेटेजी हमारे यहाँ पे मेरे ख्याल से ये भी हो सकती है, जैसे जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, कुछ जिनके कॉमन इंटरेस्ट हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूएसए, वैसे भी हम लोग पहले से क्वाड का मेंबर हैं। तो और जैसे फ्रांस हो गया यहाँ पे, तो इन कंट्री के साथ भी हम लोग कोलैबोरेशन कर सकते हैं और अपनी नेवल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। और साथ के साथ हमें टेक्नोलॉजी को तो बढ़ाना ही है, खैर यहाँ पे थोड़ा बजट बढ़ाओगे। उसके अलावा हम एक स्पेसिफिक नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर द मैरीटाइम सिक्योरिटी ये भी बना सकते हैं, ताकि हमारा पूरा फोकस जो है नेवल की तरफ भी रहे जितना आर्मी की तरफ रहता है। तो क्योंकि इंडिया को सिर्फ और सिर्फ लैंड से ही खतरा नहीं है, इंडिया को अब जगह हर तरफ से खतरा है भैया। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है, तो खतरा तो है ही। और जैसे जैसे इंडिया की ट्रेड ग्रो होगी फ्यूचर में, तो हमें अपनी ट्रेड को भी प्रोटेक्ट करना है ना। तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं। तो इसके अंदर पूरा का पूरा यही बताया गया है कि इंडिया को अपनी मैरीटाइम कैपेसिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए कंपैरेटिवली, मतलब चाइना के बराबर नहीं लेकिन काफ़ी करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी आएंगी उसको हम लोग मिस ना करें, है ना, उसका फ़ायदा उठा सकें। और इंडिया फ्यूचर में आने वाले 10 20 50 सालों में और ज़्यादा स्ट्रोंग होके यहाँ पे आए। तो ऐसा ही किसने कहा है? अरुण प्रकाश जी का ऐसा कहना है अंडर दिस एडिटोरियल। आई होप इस एडिटोरियल को पढ़ने के बाद आप इन क्वेश्चंस को इजीली हैंडल कर पाओगे। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज तो हम लोग इतना ही करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा कंटेंट आज के न्यूज़पेपर में है नहीं। आपको क्या करना है? आपको बस हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करनी है, ठीक है। अगर आपको वीडियो ठीक ठाक लगता हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर देना, क्योंकि बेल आइकन पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपका नोटिफिकेशन आ जाता है जैसे ही कोई वीडियो चैनल पे नहीं आती है, ठीक है। दोस्तों को बताएं, कमेंट सेक्शन में जो है आप बता सकते हैं, अपनी फीडबैक दे सकते हैं, क्या हम यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पे माइनस कर सकते हैं। तो ओवरऑल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।